ये कहानी शुरू होती है मारनी नाम की एक लेडी से, जो पिछले 2 साल से पुलिस स्टेशन में थी। अब खैर इसको इसके अच्छे बर्ताव की वजह से पुलिस छोड़ देती है। इसकी सजा पूरी तरह से माफ नहीं हुई थी, पर अब जितनी भी सजा बची थी वो इसे अपने घर में एक कैदी की तरह बनकर जिंदगी गुजारनी होगी। इसके पाँव पर एक ट्रैकिंग डिवाइस को भी लगा दिया जाता है, जो कि इसके चलने के वक्त को पुलिस को बताएगी। यानी कि ये अपने घर में 100 फीट मतलब 100 कदम से ज्यादा ये नहीं चल सकती थी। अगर ये बाहर गई या इसने अपने घर से भागने की कोशिश की तो इसका पुलिस को इस डिवाइस की मदद से पता चल जाएगा। अब खैर मारने को एक पुलिस इंस्पेक्टर इसके घर पर छोड़ने आता है, जो उस डिवाइस की चाबी अपने पास रख लेता है और साथ ही ये भी कहता है कि हमारी हर वक्त तुम पर नजर रहेगी। मारनी ने दरअसल अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया था, जिस वजह से इसे सजा दी गई थी। उसके खून के निशान आज भी इसके घर की दीवार पर मौजूद थे। मारनी का हस्बैंड भी एक पुलिस ऑफिसर था, जो इसी इंस्पेक्टर जिसका नाम शैंक्स होता है, जो मारनी को घर पर छोड़ने आया था, उसका साथी था। इसीलिए शैंक्स को भी अपने दोस्त की मौत का बहुत अफसोस था। मगर मारनी ने जानबूझकर अपने हस्बैंड को नहीं मारा था, बल्कि उसने खुद को बचाते हुए गलती से उसे मार दिया। मगर शैंक्स को मारनी की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। वो उससे कहता है कि जैसे तुम बता रही हो, मेरा दोस्त ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। अब वो इंस्पेक्टर शैंक्स चला जाता है। मारनी अपने घर की सफाई करने लगती है। ये सबसे पहले अपने हस्बैंड के कपड़ों को समेटकर बेसमेंट में रखने जाती है, मगर बेसमेंट 100 फीट से ज्यादा था। ये डिवाइस खास किस्म की थी, ना तो ये कभी बंद होती और ना ही मारनी इसे अपनी टांग से उतार सकती थी। अगर इसने कुछ भी ऐसा किया तो पुलिस को फौरन पता चल जाएगा, तो इसीलिए दूर से ही बैग को फेंक देती है, जिस वजह से बैग खुल गया था और सारा सामान बेसमेंट में ही फैल जाता है। जिसके बाद वो सबसे पहले दीवार से उस खून के निशान को मिटाती है जहाँ पर इसका हस्बैंड मरा था। अपने घर की साफ सफाई करती है, नहा धोकर अपने कपड़े पहनती है। उसने कई दिन के बाद अपने कपड़ों को पहना था। वो बहुत दिन बाद अपने बिस्तर पर सोई थी। एक दिन खिड़की के पास बैठी सोचने लगती है कि पुराने दिन कभी वापस नहीं आ सकते। उसे अब ये सोसाइटी कभी भी नहीं अपनाएगी, सिर्फ इसी वजह से कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। वो सोचती है जो दोस्त उससे पहले मिलते उसके घर आते थे, अब कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता, सब उससे नफरत करने लगे, उसे इग्नोर कर रहे हैं। उसी रात मारनी के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं। कभी उसके पास पड़ी मोमबत्तियाँ हवा से जलती या बुझ जाती। उसे अपने ही घर से किसी के चलने की आहट महसूस होती है। जब ये जाकर देखती है तो बाहर एक आदमी था, जो पिछले 1 साल से इसके घर के बेसमेंट में रह रहा था। खैर वो मारनी से डरकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दिन के उजाले में मारनी के साथ कुछ भी नहीं होता। वो बहुत अच्छे से पूरा दिन गुजारती है। अब वो घर की ग्रोसरी, खाने पकाने के सामान को बाहर लेने नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए फोन पर ही ऑर्डर देकर उसने किचन के सामान को मंगवा लिया था। मारनी को सामान देने जॉय नाम का एक लड़का आता है, जो कहता है आज से मैं ही आपको सारा सामान देने आऊंगा। एक रात सिगरेट जलाने के लिए लाइटर को जलाती है। अचानक से उसके सामने एक खौफनाक चेहरा आता है, जो किसी और का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का था, जिसे देखकर वो डर जाती है। बेड से नीचे गिर गई थी। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है, मगर अचानक से उसे याद आता है कि वो तो अपने घर से बाहर जा ही नहीं सकती। अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस उसे पूरे 10 साल के लिए गिरफ्तार कर लेगी। अब उसके हस्बैंड की आत्मा उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। वो उसकी टांग खींच लेती है कि तभी मारनी डर के मारे भागती है और नीचे बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो गई थी। कुछ देर के बाद शैंक उसके पास आता है, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस से उसे पता चल गया था। जब उसे होश आता है और अपने सामने वो शैंक्स को पाती है, तो उसे अब वो कुछ भी नहीं बताती कि उसके साथ हुआ क्या और यहाँ पर कैसे पहुँची, क्योंकि उसे खुद सही से यकीन नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। कि तभी वो दीवार पर उसी खून के निशान को देखती है, जो इसने मिटा दिया था, मगर वो अब वापस आ चुका था। रात को मारनी सो नहीं पाती। वो डर कर सारी रात ऐसे ही गुजार देती है और अपने आप को समझाती है कि मारनी डरो नहीं, भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होती। अगली सुबह से उसके घर पर पैरानॉर्मल अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके साथ इस घर में कोई और भी रह रहा है। उसे अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आती है। जब वो किचन में कॉफी बनाने जाती है तो देखती है सामने शेल्फ पर रखे बर्तन हिल रहे थे। अचानक से वो बर्तन उसके ऊपर आकर गिरते हैं। मारनी अपने आप को बचाती है, मगर अब उसे इस हादसे के बाद ये यकीन हो गया था कि इस घर में उसके हस्बैंड की आत्मा है, जो उसे तंग कर रही है।
मारनी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो मारनी के हस्बैंड की आत्मा उसे दिन में भी तंग करने लगी थी। शैंक जो कि बाहर बैठा मारनी के घर पर नजर तो रखता था, मगर उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके घर के अंदर आखिर हो क्या रहा है। इन सब के बीच मारनी का एक अच्छा दोस्त था जॉय, जो उसके घर पर चीजें देने आता था। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। कहती है दुनिया के सामने तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, पर अकेले में वो मुझे शराब के नशे में मारता और बहुत जुल्म करता था। मैंने कई बार पुलिस में शिकायत भी की, पर ना तो किसी ने मेरे ऊपर यकीन किया और ना ही पुलिस को कोई सबूत मिला, क्योंकि वो मुझे ऐसे मारता था कि मेरे जिस्म पर निशान ही नहीं होते थे। एक रात जब वो मुझे चाकू से डरा रहा था, तो मैंने खुद को बचाने के लिए चाकू उसी को मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सारी बातें सुनकर जॉय कहता है कोई तुम पर यकीन करे ना करे, पर मैं करता हूँ, क्योंकि जॉय अब उसे पसंद करने लगा था। अब वो जॉय से भूत प्रेत आत्माओं के बारे में जानने के लिए बहुत सी किताबें मंगवाती है। वो किताबें पढ़कर उसे पता चलता है कि सबसे पहले उस आत्मा की चीजों को घर से दूर करना होगा जहाँ पर वो रहता था। फिर पूरे घर में होली वाटर, पाक साफ पानी को घर में छिड़कना होगा और साथ ही साथ फोन पर उस आत्मा को कहना है कि यहाँ से चली जाओ। मारनी सोचती है सब कुछ तो वो कर लेगी, पर उसने तो अपने हस्बैंड के सामान को बेसमेंट में फेंक दिया था। अब उसके सामने ये चैलेंज था कि उसने 3 मिनट के अंदर अंदर बेसमेंट में जाकर अपने हस्बैंड के सामान को वापस लाना है, क्योंकि 3 मिनट के बाद इसकी टांग में लगी ट्रैकिंग डिवाइस बचने लगेगी। अब वो ऐसा ही करती है, बेसमेंट में जाकर सारे सामान को जल्दी से समेटकर ऊपर ला रही होती है कि तभी उसके हस्बैंड की आत्मा उसके पाँव को खींच लेती है और उसे दूर फेंकती है। पर फिर भी मारनी सामान को ऊपर ले आई थी कि तभी उसके घर में शोर की आवाजों को सुनकर शैंक अंदर आ जाता है, जो हमेशा इसके घर के बाहर रहकर इस पर नजर रखा करता था। वो मारनी के मुंह पर जब चोट के निशान और नाक से खून निकलता हुआ देखता है, तो सोचता है कि इसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा होगा, कातिल कोई और है जो अब इसे भी मारने की कोशिश कर रहा है। वो मारनी से पूछता है कि क्या सच है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा। मारनी जब उसे सच बताती है कि उसके हस्बैंड की आत्मा उसे इस घर में तंग कर रही है और मारना चाहती है, तो ये सुनकर शैंक कहता है तुम पागल हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मारनी कहती है मुझे पता था कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए अब वो सोचती है जो भी उसे करना है अकेले ही करना होगा। वो अपने हस्बैंड के सारे सामान को उठाकर कचरे में फेंक देती है और जब अपनी शादी की अंगूठी सिंक के सुराख में फेंकने लगती है कि तभी उसके हस्बैंड की आत्मा उसके हाथ को पकड़कर खींचकर कटर में डालकर काटने की कोशिश कर रही थी, पर मारनी खुद को बचा लेती है। अब वो खून का निशान जो वो मिटा दिया करती थी, एक बार फिर वो अपनी जगह पर आ जाता है। वो उसे देखकर सोचती है अभी भी कोई चीज तो है जो इस घर में उसके हस्बैंड की रह गई है। वो पागलों की तरह ढूंढने लगी थी, उसे कुछ नहीं मिलता और इसी पागलपन में अपने सर को जमीन पर बार बार मारती है कि तभी फर्श की एक टाइल उखड़ गई थी। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आधी टाइल्स को भी उखाड़ देती है, जिसके नीचे से उसे पैसों से भरा थैला मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है ओह, तो ये सामान था जो मेरे हस्बैंड का अभी भी इस घर में मौजूद है। पैसे देखकर वो सोचती है कि अब उसे इन पैसों का क्या करना चाहिए। काफी सोचने के बाद वो ये फैसला करती है कि इन पैसों को वो चर्च में दे देगी। अब वो फादर को बुलाकर पैसों को दे देती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो उसके घर को रिचुअल जादू करके जो भी चीज यहाँ पर मौजूद है उसे भगा दे। पर फादर ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया था कि इधर ताकतवर आत्मा का राज है जो कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब खैर उनके जाने के बाद मारनी खुद सारे रिचुअल पूरे करती है और अपने हस्बैंड की आत्मा से कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मगर उसे भगाना इतना आसान काम नहीं था। वो फिर से मारनी को तंग करती, बालों से पकड़कर खींचकर दूर ले जाती है और उसका सर दीवार में देकर मारती है। तभी मारनी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो आत्मा उसी के खून से दीवार पर यू बनाती है, मतलब उसे मारनी चाहिए थी। उसके हस्बैंड की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आई थी। वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, मगर उसके हस्बैंड की आत्मा ऐसा भी नहीं होने देती। उसने घर के सभी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर दिया था। घर से सारी फर्नीचर को उठाकर मारनी को मारती है। उस आत्मा ने कीलों से भी उसे मारने की कोशिश की थी, मगर उसके हस्बैंड की आत्मा उसे जान से नहीं मारती। घर सारा तहस नहस हो चुका था। मारनी भी अब घर में अकेली और डरी हुई थी, इसीलिए वो वक्त गुजारने के लिए जॉय को कॉल करती है। कुछ देर के बाद वो भी काफी एक्साइटेड और जोश हो गया था। अब वो मारनी के घर आना चाहता था और थोड़ी देर में वो उसके पास भी आ जाता है। ये सारी रात इकट्ठे गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो मारनी बहुत खुश थी
इसके हस्बैंड की आत्मा को अब गुस्सा आ गया था। वो जॉय को पकड़कर दीवार में देकर मारता है। वो आत्मा उसे इतनी जोर से मारती है कि उसके नाक और मुंह से खून आने लगा था। उस आत्मा ने उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। जॉय को बहुत ही भयानक मौत मिलती है। सब कुछ मार्नी की आंखों के सामने हो रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि जब वो जॉय को बचाने की कोशिश करती है तो उसके हस्बैंड की आत्मा उसे भी दूर देकर फेंकती है। अब जॉय की लाश उसके सामने थी और उसके हस्बैंड की आत्मा भी, जिसको वो अब देख पा रही थी। मार्नी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो बहुत डर जाती है। अब सबसे पहले वो बाथरूम में जाकर अपने आप को जैसे तैसे साफ करती है कि तभी दरवाजे पर शैंक भी आ जाता है, क्योंकि उसने कल रात जॉय को आते हुए देखा था। वो अब मार्नी को दरवाजा खोलने का कहता है। वो शैंक को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और सोचती है कि अब वो क्या करे। खैर सबसे पहले वो जॉय की लाश को छुपाती है, क्योंकि वो जानती थी कि शैंक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा कि जॉय को उसके हस्बैंड की आत्मा ने मारा है। वो जॉय की लाश को टाइल्स के नीचे ही छुपा देती है। फिर वहाँ से शर्ट से खून को साफ करके उसे भी अंदर डाल देती है। तभी शैंक भी अंदर आ गया था। मार्नी उसे बातों में उलझाकर जल्द अज जल्द वहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में जिन टाइल्स के नीचे उसने लाश को छुपाया था, उसी सीलिंग के नीचे शैंक खड़ा था। लाश कभी भी उस सीलिंग से उसके ऊपर गिर सकती थी। तभी ऐसा ही होता है। जॉय की लाश जब शैंक पर गिरती है तो अब उसे लग रहा था कि मार्नी ने जॉय को भी मार दिया, जैसे उसने अपने हस्बैंड को मारा था। वो अब उसे इसी बात पर गिरफ्तार कर लेता है। मार्नी शैंक को अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो भी अब इस घर से जाना चाहती थी। अब जब शैंक उसे ले जा रहा था तो वो देखता है मार्नी के हस्बैंड की आत्मा उसे उठाकर दूर पटक कर मारती है। शैंक को समझ पाता उसके साथ भी यही सब होता है। वो आत्मा उसे भी दूर फेंकती है। शैंक ने पहली बार अपने सामने मार्नी के हस्बैंड की आत्मा को देखा था। वो भी जब उस आत्मा को रोकने की कोशिश करता है तो उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाता। उसने पूरे घर में आग लगा दी थी। आत्मा मार्नी और शैंक को उठाकर बेसमेंट में फेंक देती है। सर में चोट लगने की वजह से शैंक बेहोश हो गया था। मार्नी उसे होश में लाने की कोशिश भी करती है, मगर नहीं ला पाती। घर में आग भी फैल चुकी थी। बेसमेंट का दरवाजा भी बंद हो जाता है। अब मार्नी सबसे पहले शैंक की जेब से चाबी निकालकर अपनी डिवाइस को खोलती है और फिर अपने हाथों की हथकड़ी को। फिर वो वेंटिलेशन की तरफ भागती है। उसे खोलकर वो बाहर निकल गई थी। फिर वो दोबारा से वापस जाकर शैंक को भी बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन जब वो खुद निकल रही थी तो पीछे से दोबारा उसके हस्बैंड की आत्मा उसे पकड़ लेती है। वो इसे आग में जलाकर मारना चाहती थी। तभी मार्नी उसके मुंह पर अपनी शादी की अंगूठी देकर मारती है और कहती है, इट्स ओवर नाउ, अब सब कुछ खत्म हो गया है, पीछा छोड़ दो मेरा। तब जाकर उसके हस्बैंड की आत्मा ने उसका पीछा छोड़ दिया था। वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई थी। मतलब कि आखिरी चीज उसकी वो अंगूठी थी। शैंक और मार्नी बचकर बाहर आ गए थे। उसका घर जलकर खाक हो जाता है। अब शैंक भी क्योंकि सारा सच जान चुका था, वो मार्नी से कहता है कि यहाँ से भागो, चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मार्नी भी यही करती है। वो वहाँ से चली गई थी। उसने इस शहर को छोड़ दिया था। अब उसे नए नाम और शनाख्त के साथ रहना था, क्योंकि अगले दिन अखबार में यही खबर छपती है कि मार्नी के घर में आग लग गई और वो भी उसमें जलकर मर गई। अब मार्नी के पीछे ना तो कोई पुलिस थी और ना ही कोई केस। वो आजाद हो जाती है और अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।